Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of November 2022। 29 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी एक तरह से प्रैक्टिस कराएंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है ना। आप लोग को कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है ब्लू बगिंग रिफर्स टू। ब्लू बगिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक डन ऑन ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। सेकंड है टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। थर्ड इज एन एस्ट्रॉइड कैपेबल ऑफ हिटिंग द अर्थ। या फोर्थ साइंटिफिक फिनोमिना दैट अकर्स इन द सी ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। ब्लू बगिंग क्या है? द करेक्ट आंसर इज वेरी इजी, फर्स्ट वन। कल मैंने आपको पढ़ाया था, एक तरीके का साइबर अटैक होता है, हैक कर लिया जाता है जिसमें ब्लूटूथ के सर्विस के थ्रू, ठीक है ना। तो ब्लू बगिंग इज दैट, तो ए विल बी द आंसर फॉर दिस। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू हिमालयन यॉक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हिमालयन याक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर पॉपुलेशन हैव बीन डिक्लाइनिंग इन द रिसेंट ईयर्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यॉक मिल्क हैज़ लेस प्रोटीन देन काउज मिल्क। थर्ड कह रहा है दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। तो क्या है इसके करेक्ट आंसर? लेट मी टेल यू वन बाय वन। आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और मुझे फाइनली कमेंट सेक्शन में बताइए कितने आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपने सही किए थे। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग, यस रिसेंट ईयर में अगर आप देखें तो लगभग 25% की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। न्यूमेरिकली अगर देखें तो लगभग 58,000 से ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। एंड ऐसे में सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है यॉक मिल्क हैज़ लेस प्रोटीन दैन काउज मिल्क। तो यस इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यॉक के मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा केसीन होता है as compared to the cow's milk. Yak milk has more protein, not less protein than cow's milk. तो ये second statement wrong है। and तीसरा statement is correct, they can be domesticated. Yes, they can be domesticated. तो answer will be 1 and 3 will be the correct answer for this. Answer is C, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। विद रेफरेंस टू स्मॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्मॉग है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट वन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेटमेंट है स्मॉग कैन निगेटिवली इम्पैक्ट प्लांट्स टू, है ना। तो बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, फोटोकेमिकल स्मॉग जब सनलाइट होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है प्लांट्स कैन निगेटिवली इम्पैक्ट, स्मॉग कैन निगेटिवली इम्पैक्ट प्लांट्स टू। यस दिस कैन डेफिनेटली हैपन, है ना। जब कैन वाला स्टेटमेंट हो और वैसे भी फॉग स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग कोई अच्छा तो होता नहीं है, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। इनफैक्ट इट कैन किल द प्लांट्स एज वेल, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। न्यूज़ एनालिसिस के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली जो न्यूज़ आपको दिख रही है दैट इज एंग्विश ओवर एनजेएसी ऑर्डर बिहाइंड पोस्टिंग डिलेज, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो हमने कोलिजियम के माध्यम से नाम भेजे हैं उनमें जो डिले कर रहा है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज डूइंग दैट डिले बिकॉज ऑफ द एंग्विश ओवर द एनजैक ऑर्डर या एनजेएसी का ऑर्डर, ठीक है ना। अब एनजेएसी के बारे में आप सबको पता होगा कि जब इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये प्रपोज किया गया था। इट वाज प्रपोज्ड एज अ बॉडी दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जैसे लॉ मिनिस्टर हैं उनको कमिटी में डाल दिया गया था। ये सारी चीज़ें की गई थी। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आया था। दिस वॉज देयर एज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था इसको, और इसको पास किया गया था। ये रिप्लेस करता है किसको? कोलिजियम सिस्टम को। कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया था, है ना। 2014 में ये एक्ट पास हुआ था। 2015 में जब ये आया तो फिर इसके जो प्रेसिडेंशियल असेंट थी वो 31 दिसंबर 2014 को दे दी गई। और जो फोर्स में अभी आया था एनजेसी, जो एक्ट आया था फोर्स में, वो 2015 में आया था। अप्रैल 2015 में ये एनजेसी आपका फोर्स में आया था। एनजैक कब फोर्स में आया था? 2015 में। पास कब हो गया था? 31 दिसंबर 2014 में ही पास हो गया था। फोर्स में 2015 में आया, ठीक है ना। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया
और 16 अक्टूबर 2015 को इसको रिव्यू किया था। 4:1 की मेजॉरिटी से इसने इट स्ट्रक डाउन द एनजेसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। याद रखिएगा 4-1 के जजमेंट से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। एंड इसमें जस्टिस कहर भी थे उस समय, मदन लोकूर थे और कुरियन जोसेफ थे, आदर्श कुमार गोयल थे। इन्होंने इसको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। और एक जस्टिस चेलामेश्वर थे, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था जिसमें कि वो अपोज्ड में थे, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कि इसका एक नया आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया था एनजेसी में 124A। याद रखिएगा अ न्यू आर्टिकल वाज इंसर्टेड 124A एंड इसको फिर क्या किया गया, ऑब्वियसली बात है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और जो कंपोजिशन बनाया गया था जो आपके एनजेसी में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। और इसके अलावा यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस, ये लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड 2 एमिनेंट पर्सन्स बोल दिया गया। एंड जो 2 एमिनेंट पर्सन्स हैं उनको नॉमिनेट करने के लिए जो कमेटी आएगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इनको डाल दिया गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इसलिए जो गवर्नमेंट के थे लोग वो ज़्यादा इंक्लूड हो गए, एक तो 2 एमिनेंट पर्सन्स में और एक लॉ मिनिस्टर भी हो गया, और केवल एक मतलब अपने चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस बचे थे। तो इस कारण से इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में इस तरीके का इंटरफेरेंस नहीं देख सकते, और पूरे के पूरे 99th अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड घोषित कर दिया गया। अभी का जो प्रोसेस है, हालांकि अभी अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही होता है, लेकिन पूरी प्रोसेस को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि ये फिर जाता है अप्रूवल के लिए। हालांकि नाम नहीं चेंज करते लेकिन डिले कर देते हैं गवर्नमेंट वाले, है ना। दे गवर्नमेंट कैन डू द डिले। तो वही चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हम नाम आपको भेजते हैं, और हाँ, रिकन्सिडरेशन के हालांकि भेज सकता है, दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, वापस कर सकता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी रिकन्सिडर करने के लिए 20 नाम भेजे भी है हाई कोर्ट के, तो रिकन्सिडरेशन के लिए ज़रूर भेजा जाता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसको रिकन्सिडर करे, ठीक है ना। दे आर नॉट बाउंडेड। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आपको दिख रहा होगा, दिस इज 125 फीट ब्रॉन्ज एंड स्टील स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में 125 फीट ब्रॉन्ज एंड स्टील का स्टैच्यू बन रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। एंड दिस स्टैच्यू जो रहेगा दिस विल बी इन अ साइट नियर द हुसैन सागर लेक। तो यहाँ से आपको एक फैक्ट और पता चलता है कि हुसैन सागर लेक भी आपकी कहाँ पर है, इट इज़ इन हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है ना। तो तेलंगाना में ही स्टैच्यू बन रहा है आपका 125 फीट ब्रॉन्ज एंड स्टील स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एंड हुसैन सागर लेक के पास बन रहा है। तो दोनों आप लोकेशन ज़रूर याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट लोकेशन। रेडियो टेलीस्कोप फ्लोटिंग इन कर्नाटका वाटर्स थ्रोज लाइट ऑन द नेचर ऑफ अर्ली स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, जिसको याद रखेगा आप, सारस 3, है ना। आपसे यूपीएससी एग्जैक्टली पूछ सकता है कि सारस 3 न्यूज़ में था, सारस 3 है क्या, फिर उसमें आपको ऑप्शन देगा एविएशन, ये है वो है, और एक तरीके से आपको लास्ट ऑप्शन देगा रेडियो टेलीस्कोप। तो आप वहाँ पे याद रखिएगा कि सारस 3 इज एक्चुअली अ रेडियो टेलीस्कोप विच हैज़ बिन डिजाइंड एंड बिल्ट एट द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड क्लूज टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्सेस फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो सारस 3 है उसके डेटा का यूज़ करके जो मतलब ये याद रखिएगा कहाँ पर ये डिप्लॉयड है। पहले बात तो ये डिप्लॉयड है डंडीगनहल्ली लेक एंड शरावती बैक वाटर्स। याद रखें कर्नाटका में है डंडीगनहल्ली लेक एंड शरावती बैक वाटर्स। यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है डंडीगनहल्ली लेक एंड शरावती बैक वाटर्स, है ना। शरावती रिवर्स में ही इसको, शरावती रिवर में इसको डिप्लॉय किया गया था, शरावती रिवर। एंड याद रखिएगा, एंड इसको डिप्लॉय करने के बाद उसमें जो डेटा है उसका यूज़ करके जो गैलेक्सीज बनी थी जस्ट 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर के बाद जो गैलेक्सीज बनी थी, ये जो टाइम पीरियड कहलाता है कॉस्मिक डॉन का जो टाइम पीरियड है ना। कॉस्मिक डॉन एक चीज़ लिख लीजिए आप लोग, कॉस्मिक डॉन क्या होता है एक्चुअली। कॉस्मिक डॉन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 50 मिलियन ईयर्स टू 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, ठीक है ना। द टाइम पीरियड आफ्टर 50 मिलियन ईयर्स
to 1 billion years after the Big Bang, जब फर्स्ट स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज ये सब बने थे, उस टाइम पीरियड को कॉस्मिक डॉन बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द पीरियड फ्रॉम 50 मिलियन ईयर्स टू 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो 200 मिलियन ईयर्स की बात है, ये भी कॉस्मिक डॉन के बीच का ही टाइम पीरियड है, क्योंकि 1 बिलियन तक का टाइम पीरियड कहलाएगा कॉस्मिक डॉन का पीरियड, जब गैलेक्सीज और ये सब चीज़ें बन रही थी, है ना। तो ल्यूमिनस गैलेक्सीज जब बन रही थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट किया है इस आपके सारस 3 ने। इट्स रेडियो टेलीस्कोप जिसने कि ये सारी चीज़ें डिटेक्ट की हैं, एंड इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन एनालाइजिंग कि किस तरीके से कॉस्मिक डॉन के टाइम में फॉर्मेशन हो रहा था। Saras 3 has improved the understanding of astrophysics of cosmic dawn by telling the astronomers that less than 3% of the gaseous matter within the early galaxies was converted into stars, है ना। तो इसने सारस 3 ने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है कॉस्मिक डॉन के बारे में, टेलिंग द एस्ट्रोनॉमर्स दैट क्या बताया है, लेस देन 3% ऑफ गैशियस मैटर विद इन द अर्ली गैलेक्सीज वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। 3% से भी कम का मैटर था जो कि स्टार में कन्वर्ट हुआ था। एंड द अर्लीस्ट गैलेक्सीज दैट वर ब्राइट इन रेडियो एमिशन वर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन एक्स रेज विच हीटेड द कॉस्मिक गैस इन एंड अराउंड द अर्ली गैलेक्सीज। तो यहाँ पे याद रखेगा कि जो रेडियो एमिशन कर रही थी गैलेक्सीज जो ब्राइट थी, उनमें एक्सरे का भी एमिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एंड उसके कारण जो कॉस्मिक गैसेस थी अराउंड द अर्ली गैलेक्सीज वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। ये सारी चीज़ें इसने बताई है। इसके अलावा एक एजेस रेडियो टेलीस्कोप भी है जिसको कि एरिजोना यूनिवर्सिटी एंड MIT ने बनाया। उसके क्लेम्स को भी इसने सारस 3 ने ही रिजेक्ट किया था ऑफ डिटेक्टिंग एन एनॉमलस 21 सेंटीमीटर सिग्नल फ्रॉम कॉस्मिक डॉन मेड बाय द एजेस रेडियो टेलीस्कोप। उसको इसने रिजेक्ट किया था क्लेम को सारस 3 ने। तो मतलब न केवल डेटा निकाल रहा है बल्कि दूसरों को डेटा को गलत भी कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज़ आइटम, आई होप यू विल रिमेंबर इट। कॉस्मिक डॉन का ज़रूर याद रखना। कॉस्मिक डॉन इज़ द पीरियड ऑफ 50 मिलियन ईयर्स टू 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो याद रखेगा। और ये वो टाइम पीरियड है जब कौन सी चीज़ें बन रही थी, द पीरियड वेयर व्हेन द फर्स्ट स्टार्स, ब्लैक होल्स एंड गैलेक्सीज वर बीइंग इन अ डेवलपिंग स्टेज, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। Now let's move ahead. आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। गुज्जर्स एंड बकरवाल्स कॉल ऑफ द स्टिर अगेंस्ट ST स्टेटस फॉर पहाड़ीज। अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर रीजन में एक चीज़ हुई थी कि पहाड़ीज को इंक्लूड किया गया था इन द ST लिस्ट। पहाड़ीज क्या होते हैं वहाँ पे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है पहाड़ीज, एंड उनको इंक्लूड किया गया था इन द ST लिस्ट। अब जब इनको इंक्लूड कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग ऑलरेडी ST स्टेटस थे जिनका, गुर्जर्स और बकरवाल्स, तो उनका जो उनको ये लग रहा था कि हमारे कोटा में से ही इनका कोटा कटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दे वर अपोजिंग इट, है ना, वो इसका अपोज कर रहे थे। तो गुज्जर एंड बकरवाल्स वर अपोजिंग इट। अच्छा, ये जो पहाड़ीज को दिया गया था ST स्टेटस, वो दिया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GD शर्मा कमीशन। याद रखिएगा, GD शर्मा कमीशन थी, एंड GD शर्मा कमीशन रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ पहाड़ी इन द ST लिस्ट। याद रखिएगा, दिस वाज द थिंग, GD शर्मा कमीशन थी, एंड गुज्जर्स एंड बकरवाल्स वर अपोज्ड टू दिस GD शर्मा कमीशन। एंड हालांकि NCST जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आप लोग को मैंने पहले बताया कि ST के इंक्लूजन के लिए जब ये पहले रिकमेंडेशन ये सब होता है, फिर उसके बाद ये जो स्टेट गवर्नमेंट पहले भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट जब भेजती है उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कमेटी के द्वारा। उसके बाद ये आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी भेजा जाता है फॉर द अप्रूवल, और जब इसका अप्रूवल मिलता है उसके बाद ही फिर कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है ना। मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अप्रूवल के बाद ही उस पर कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है, वो डिसीजन लेती है। तो NCST ने भी इसको पहाड़ी एथनिक पीपल को ST स्टेटस देने के लिए उन्होंने एग्री किया था, याद रखिएगा। इसके साथ पहाड़ी के साथ पड्डारी ट्राइब, कोलीज एंड गड्ढा ब्राह्मण से, याद रखिएगा। ST लिस्ट में कौन कौन इंक्लूड किया गया था, पहाड़ी के अलावा किसके लिए अप्रूवल किया गया था, पड्डारी ट्राइब, कोलीज एंड गड्ढा ब्राह्मण्स, ठीक है ना। और पहाड़ीज जब हम देखेंगे तो जो मिक्स है वो हिंदूज एंड मुस्लिम के मिक्स है पहाड़ीज। एंड गुज्जर्स एंड बकरवाल्स जब आप देखेंगे तो दे आर एक्चुअली मुस्लिम्स, बट द पहाड़ीज आर एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। हाई कोर्ट स्टेज कंस्ट्रक्शन इन नैनीताल एज गूगल शोज श्रिंकिंग ग्रीन कवर। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ नैनीताल एंड स्पेशली जो जिलिंग स्टेट है इन सब जगहों पे, क्योंकि जो गूगल इमेजेस हैं उनमें ये देखने को मिला है कि दिस पार्ट ऑफ नैनीताल इज़ लूजिंग इट्स ग्रीन कवर। एंड आप लोग जब आप नैनीताल और इन सब जगहों पे जाएंगे, जब आप उत्तराखंड जाएंगे बेसिकली, एंड यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि दिस प्लेस इज़ लूजिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड दिस प्लेस इज़ लूजिंग इट्स मतलब कि जो इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी है वो भी ये लूज़ कर रहा है। क्यों लूज़ कर रहा है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ। इसका रीज़न ये है कि जो 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 जब आप देखेंगे इनकी टेरेन देखेंगे, हिमालयन रीजन है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है उत्तराखंड एक हिमालयन रीजन है ना। ऐसे में जो ये यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, यहाँ पे जो जो कहना चाहिए कि जिस तरीके का एक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जिस तरीके का आप बोल सकते हैं कि रिलीफ फीचर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना नहीं चाहिए ना, उनको ध्यान में रखते हुए आपको इतना कंस्ट्रक्शन करना नहीं चाहिए था। लेकिन आप सबको पता है कि जो कमर्शियलाइजेशन की होड़ है, कमर्शियलाइजेशन की होड़ में लोगों ने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर रखा है। इनफैक्ट उत्तराखंड में इतनी बाढ़ हुई, उसका रीज़न एक सिंपल सा रीज़न हमने ये भी देखा था कि जो लोगों ने वहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करके रखा है, दैट इज़ द रीज़न, है ना, वो सिंपल सा रीज़न था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे द सेम थिंग, आप यहाँ पे लोगों को देखें, ये जो नैनीताल है, ये नैनीताल आपका हिमालयन रीजन में है और ये कौन से हिमालयाज़ में है, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल हिमालयाज़ में जब आप देखेंगे तो ये पार्ट है आपका कुमाऊं हिमालयाज़ का। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कुमाऊं हिमालयाज़। एंड इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है कि कुमाऊं हिमालयाज़ के साथ साथ ये आपका अगर कोई और क्लासिफिकेशन में बोलूँ तो वेस्टर्न हिमालयाज़, जैसे जब मैं इस तरीके से अगर स्टार्ट करो हिमालयाज़ का, आपको पता होगा कि किस तरीके से उसका बेंड है, तो कुछ इस तरीके का बेंड है और यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है इस रीजन में। तो यहाँ तक का जो रीजन है कुमाऊं हिमालयाज़ तक का रीजन, ये वाला पार्ट जो है ये वेस्टर्न हिमालयाज़ कहलाता है, ठीक है ना, वेस्टर्न हिमालय। फिर ये वाला बीच वाला पोर्शन जो आपका नेपाल और ये वाला पार्ट है ये सेंट्रल हिमालयाज़ कहलाता है। एंड देन इसके बाद असम और ये वाला पार्ट जो है ये आपका ईस्टर्न हिमालयाज़ कहलाता है। दिस इज़ द ईस्टर्न हिमालयाज़। फिर इसके बाद ये सिंटैक्शियल बेंड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चाहे आप यहाँ नंगा पर्वत है, यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ पे सिंटैक्शियल बेंड है। नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स दिखेंगे, जिसमें आपका पटकई, नागा, मीज़ो ये वाले हिल्स दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन है। तो आप बोल सकते हैं कि जो नैनीताल वाला रीजन है वो आपका वेस्टर्न हिमालयाज़ या फिर आप बोल सकते हैं कुमाऊं हिमालयाज़ का पार्ट है, कुमाऊं हिमालयाज़, ठीक है ना। इसके साथ साथ नैनीताल का जो रीजन है उसके नॉर्थ में तो आपको ऊपर के पार्ट में आपको हिमालयाज़ दिखेंगे, साउथ में आपको भाबर ट्रैक्ट्स दिखेंगे। भाबर एक्चुअली भाबर ग्रासेस वहाँ पे होती हैं, इस कारण से जो सदर्न पोर्शन है वो प्लेन भी है थोड़ा सा और वो भाबर रीजन कहलाता है, भाबर ट्रैक्ट्स, है ना। तो दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रासेस देयर, है ना, तो भाबर बोलते हैं उसको। और इसका जो 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 रीजन है, जो हिमालयन रीजन है, नदर्न पार्ट है, इसको क्रोल बोलते हैं, द क्रोल रीजन, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स अगर आपसे कोई पूछे यूपीएससी में तो समझ लीजिएगा कहाँ की बात हम कर रहे हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस, बट दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव अहेड। एडिटोरियल में आते हैं, स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स। तो सबसे पहले तो एक फैक्ट है कि 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन। 25 नवंबर को है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है ना। अभी बहुत सारा आपने देखा होगा कि मतलब अब अगर आपने आजकल न्यूज़ खोली तो आपको कहीं ना कहीं एक ना एक वायलेंस या म्यूटिलेशन या यही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली आफ्टर द श्रद्धा केस आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी। सो दीज आर द थिंग्स, द वायलेंस इज स्टिल हैपनिंग एंड still when we have many acts like protection of women from domestic violence act 2005, आपको याद होगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में पास किया गया था। इसके अलावा न केवल ये एक्ट है बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं। आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द इंडियन लॉज, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी उसका वायलेशन किया जाता है, फिर भी जो ह्यूमन राइट्स हैं वुमेन के उनका वायलेशन किया जाता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी ये रिवील किया है कि आज हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस इतना ज़्यादा है कि लगभग 32% ऑफ वुमेन एवर मैरिड इन द रेंज ऑफ 18 to 49 ईयर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इमोशनल, फिजिकल, सेक्शुअल वायलेंस और कमिटेड बाय देयर हस्बैंड्स, है ना। तो आप
देख सकते हैं। और ये चीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। तो 32% वुमेन्स, मतलब 100 में से 32 महिलाएं ऐसी रहती हैं जिनके साथ किसी न किसी प्रकार का इस तरीके का वायलेंस होता है। अब आप देख लीजिए, इतनी ज़्यादा महिलाएं हैं बट फिर भी उसकी अंडर रिपोर्टिंग होती है। अंडर रिपोर्टिंग क्यों होती है? बिकॉज द वुमेन्स आर नॉट रिवीलिंग, ठीक है ना। मेनी वुमेन्स आर नॉट इवन रिवीलिंग दैट दे आर बीइंग सेक्सुअली और इमोशनली और फिजिकली और मेंटली बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड और वायलेटेड। क्यों नहीं बताती? इसका कुछ रीज़न है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन थिंक दैट दे कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ देयर हस्बैंड्स, है ना। उनको, कई वुमेन्स को लगता है कि ठीक है यार, आज ऐसे कर रहे हैं लेकिन कल ठीक हो जाएंगे, परसों ठीक हो जाएंगे। तो मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री लाइक दिस, है ना, कि आपको तो ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो आपके साथ इस तरीके का वायलेंस या इस तरीके का आपके ऊपर फोर्सफुल वो करते हैं ना। तो बट स्टिल द गर्ल्स एंड द वुमेन इन दिस कंट्री आर, मतलब पता नहीं वो कौन सी चीज़ है जो उनको बांध के रखती है। बट आई पर्सनली थिंक दैट कि इस तरीके की चीज़ बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। एंड नो वुमेन शुड लिव विद अ पर्सन, नो वुमेन शुड लिव विद अ बॉय, नो वुमेन शुड एवर स्पेंड इवन अ सिंगल मिनट विद अ पर्सन हु डजंट रिस्पेक्ट हर, who doesn't give her proper space and who doesn't give her मतलब डज ऑल दिस थिंग इवन वंस। अगर एक बार भी किसी ने ऐसा किया तो डेफिनेटली आपको उससे अलग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपने, मतलब आप एज अ ह्यूमन बींग आपको वो कुछ मान ही नहीं रहा है। तो दैट शुड नॉट बी द केस, दिस इज़ नॉट अ थिंग ऑफ यूनियन। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा कि कई महिलाएं इसलिए भी नहीं बताती क्योंकि बेसिकली दे डू नॉट वांट अदर्स टू बी बर्डनड विद देयर प्रॉब्लम्स। जैसे कि कई वुमेन से पूछा गया कि आप क्यों नहीं बताती अपनी फैमिली को ये प्रॉब्लम, तो उनको कहना है कि माई फैमिली ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। मेरे मदर फादर ऑलरेडी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी कर दिया, मैं शादी के बाद उनको यहाँ की प्रॉब्लम्स बताऊँ तो दैट इज़ नॉट गुड। तो मतलब ये कई महिलाओं के अंदर ये भी चीज़ है। पहला तो उनके दिमाग में है कि वो अपने हस्बैंड को चेंज कर सकती हैं, दूसरा उनके अंदर है कि अपनी प्रॉब्लम्स वो दूसरे को बता करके बर्डन क्यों करें, है ना। दैट इज़ अ थिंग। और यहाँ इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये बताया कि आज भी अगर आप देखें तो व्हेन यू विल, तीसरा जो केस है वो ये है कि कई वुमेन खुद की कंडीशंस को ही जस्टिफाई कर देती हैं। मतलब कि वो जस्टिफाई कर देती हैं कि उनके साथ जो किया गया वो क्यों किया गया था, ठीक है ना। तो वाई हर हस्बैंड डज दैट, या क्यों ऐसा हुआ, कई वुमेन इसको जस्टिफाई करने लगती है। तो इन देयर जस्टिफिकेशन दे थिंक कि ठीक है ये सही हुआ, ये बहुत गलत चीज़ नहीं हुई थी। तो दैट ऑल्सो हैपन समटाइम्स। तो दिस इज़ द थर्ड रीज़न कि वाई वुमेन्स आर नॉट एबल टू रिवील दैट थिंग, है ना। चौथा जो सिंपल यहाँ पे ऑथर ने बताया है, यहाँ पे रोल ऑफ पुलिस भी ऑथर ने बताया कि भैया रोल ऑफ पुलिस ये होना चाहिए था कि वो जब भी इनके पास ऐसा कोई केस आए तो वो उसको रिपोर्ट करें, उसकी चार्जशीट फाइल करें और सारी चीज़ें बताएं। बट होता क्या है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं करती है, इसको फाइल नहीं करती है। रादर देन दैट वो घर जा करके या तो उनके फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, डांट डपट के या कुछ कोशिश करके इनका सुलह करवाने की कोशिश करती है। जब आपने रिपोर्ट उसको रिटर्न में लिया ही नहीं और उसको आपने एक वो बनाया ही नहीं और उस पर एक्ट नहीं किया, केवल और केवल जा करके ये कर दे, इतने में तो कोई नहीं सुधरने वाला, है ना। सो दैट हैपन समटाइम्स कि पुलिस भी अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रही इन केसेस ऑफ वायलेंस एंड ऑल। कई जगहों पे ऐसा देखा गया। इनफैक्ट आपने श्रद्धा वॉकर के केस में देखा होगा, कई बार उसने भी मुंबई पुलिस में लिखा था ये चीज़, है ना। बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी जिस कारण से अगर एक बार भी उनको और सीरियसली लिया जाता तो मे बी दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे पुलिस का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, न केवल कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए बल्कि उस पर एक्ट भी करना है। इसके अलावा जो सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइवर के बाद उसको, भाई अब देखो वो अपनी फैमिली से अलग हो गई, है ना, अपने हस्बैंड से अलग हो रही है या कुछ भी उससे निकल के आई है। नाउ इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हर द लाइवलीहुड। नाउ इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हर विद द सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो इसके लिए भी अब उनका पास ये है, कहाँ से वो करेंगे ये अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हमारा रोल है कि हम उनको नई स्किल्स प्रोवाइड करें, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि उनको हम एक तरीके का प्रॉपर मतलब रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कर सकें और वो अपने आप को, अपनी फैमिली को
आगे आने वाले जो उनके वो हैं उनको वो सफिशेंटली उसको होल्ड कर सकें, ठीक है ना। एंड ऑथर ने वही लास्ट में कहा है कि सबसे बड़ा क्राइम तो ये है कि जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच रहे हैं इस चीज़ से, उनके ऊपर भी फिर बर्डन है कि वो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो खुद ही फेस कर रही हैं आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली। एंड डोमेस्टिक वायलेंस के जो मतलब यही है कि प्रोटेक्शन की जो रेमेडीज़ हैं उनका ही वो रेमेडीज़ ही एक तरीके से प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि उसमें भी उनको कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स ऑफ दैट। इसलिए हमको कोशिश करनी कि वुमेन जो सर्वाइवर्स है या वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं वो ईजिली उस चीज़ से निकल सके और उनको एक सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड एडिटोरियल एज इट इज़ डेली के जैसा ही है, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर है। आप सबको पता है COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट, वहाँ पर डिसीजन लिया गया लॉस एंड डैमेज फंड का। सिंपल सी क्वेश्चन ऑलरेडी बार बार वही उठाया जा रहा है। द क्वेश्चन इज अगेन एंड अगेन द सेम कि क्या जो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो प्रिंसिपल अभी लागू है अथवा नहीं। क्यों? क्योंकि जब अब जो फीचर है यही चीज़ चाहती थी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो चाहते थे मिटिगेशन, और मिटिगेशनल फंड के रूप में ही आपने लॉस एंड डैमेज फंड बना दिया कि भैया जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुई है, उसके कंपनसेशन में ये फंड रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग विच द डेवलप्ड कंट्रीज वांटेड, कि एक तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहती थी। उनका नाम भी नहीं आ रहा है एंड इट इज़ सेड टू बी अ लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द डेवलप्ड कंट्रीज़। ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि ये सारा कुछ उनके कारण हुआ है, ये जस्ट ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, इस कारण से कई कंट्रीज़ ऐसी है, स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज़, जिनको बहुत लॉस हुआ है, हमको उस लॉस को कंपनसेट करना है। मतलब कि मनी वाइज तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली है, लेकिन आपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी का जो पार्ट है कि किसके कारण ये हुआ है वो इस्टेब्लिश नहीं किया। तो ये दैट इज़ द फर्स्ट मेजर इशू। सेकेंड मेजर इशू यही ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अभी यही है कि क्या कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हु विल कंट्रीब्यूट व्हाट अमाउंट। अब आपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी नहीं, तो क्या सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी या डेवलपिंग को भी करना पड़ेगा, या किस सेंस में करना पड़ेगा, या कितना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। दैट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट थिंग यहाँ पे। तीसरा जो इशू यहाँ पे ऑथर ने उठाया है वो उठाया कि जैसे आपने बात तो $100 बिलियन फंड की भी हुई थी 2009 में, जब कोपेनहेगन समिट हुआ था 2009 में। तो कोपेनहेगन के टाइम पे जो $100 बिलियन की बात थी वो हुई थी, लेकिन उसका भी कोई निपटारा नहीं हुआ, वो भी नहीं दिया गया। अब ऐसे में जो आपने ये सब चीज़ें बना रखी हैं, ये मैकेनिज़म्स तो आप बनाते जा रहे हो, बट द रिजल्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज स्टिल टू बी सीन, है ना। द रिजल्ट ऑफ द मैकेनिज्म इज स्टिल टू बी सीन, वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर रेजेज अ बिग क्वेश्चन। एंड दूसरी जो मेजर इशू है वो यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज भैया कब करेंगी। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन, कहना चाहिए कि टाइम पे नहीं हो रही है। द थिंग्स आर बीइंग ऑन पेपर ओनली, द थिंग्स आर ऑन पेपर ओनली, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको एओसिस का नाम दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस एओसिस? एओसिस लिख लीजिए आप लोग। इट इज़ द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। एओसिस इज अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। याद रखिएगा, ये बना था 1990 में, 1990 में बनाया गया था, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लो लाइंग कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड नेशंस का ये। तो स्मॉल आइलैंड नेशंस और लो लाइंग कोस्टल एरियाज जो है उसका ग्रुप था ये। एंड इसका पर्पज़ यही था कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाए, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उनके ऊपर नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई की जाए। जो ऑल अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, उसमें 44 स्टेट्स हैं, देयर आर 44 स्टेट्स इन दैट। आपके लिए सवाल होना चाहिए कि क्या इंडिया एओसिस का मेंबर है? तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एओसिस, है ना। याद रखिएगा, इंडियन ओशियन रीजन से 4 ग्रुप इसके मेंबर हैं: कोमोरोस, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेशल्स। कोमोरोस, मालदीव्स, मॉरिशियस एंड सेशल्स इसके मेंबर्स हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना। अब ये सारे मैटर्स यहाँ पे उठाए गए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इसके अलावा आप देखिए, द डिसीजन ऑल्सो रिकोगनाइजेज द मिटिगेशन सेंट्रिक नेचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन। जो मैंने पॉइंट उठाया था कि अब ये मिटिगेशन सेंट्रिक बना दिया इसने, इसको क्या बना दिया, इसको मिटिगेशन सेंट्रिक, मतलब कि जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर था कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इस पर सेटअप की गई है, ठीक है ना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ नॉट बीन सेटअप इन दिस, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अब इसमें एक और टर्म है, याद रखिएगा, एक और टर्म इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि ये निकालना था कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करे, तो एक्चुअली 1963 में एक कन्वेंशन आया था, ब्रुसेल्स कन्वेंशन सप्लीमेंट्री टू द पेरिस कन्वेंशन। याद रखिएगा, ब्रुसेल्स कन्वेंशन सप्लीमेंट्री टू द पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसको बोलते हैं BASC, ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन बोलते हैं। तो ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया था ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन, ये अडॉप्ट किया गया था टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स टू कंपनसेट द डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर इंसिडेंट्स। तो उस समय न्यूक्लियर इंसिडेंट्स के कारण जो डैमेज हुआ था, न्यूक्लियर इंसिडेंट्स के कारण, है ना। एंड उसमें पेरिस कन्वेंशन, हालांकि वहाँ पे भी आया था, पेरिस कन्वेंशन तब भी आया था। पेरिस कन्वेंशन में फंड दिए गए थे न्यूक्लियर डैमेज से, उस समय भी पेरिस कन्वेंशन हुआ था न्यूक्लियर डैमेज के लिए। फिर 1960 में पेरिस कन्वेंशन आया था, 1963 में ब्रुसेल्स कन्वेंशन आया था। मैं फिर से आपको लिख के बता दूं, देखो क्या होता है, जैसे अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ना, बहुत पहले हम न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियर के कारण जो डैमेज हो रहा था, न्यूक्लियर डैमेज हो रहा था, उसके लिए भी पेरिस कन्वेंशन आया था 1960 में, उसने फंड प्रोवाइड किए थे, लेकिन वो फंड सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए 1963 में एक ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन आया। ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन बेसिकली किस लिए था कि जो लाइबिलिटी है उसको सेटअप करने के लिए और कितना फंड दिया जाएगा। तो उसने फिर अलग से एक फार्मूला बनाया था, 50% पार्टीज़ के ऊपर, 50% उनके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर, ये साला करके एक फार्मूला बनाया था, उसके बेसिस पे कंपनसेशन निकाला था। तो ये दोनों ही याद रखना, ब्रुसेल्स कन्वेंशन, ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन एंड पेरिस कन्वेंशन, ये न्यूक्लियर उसके लिए हुआ था, ठीक है ना। और एओसिस आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स, आप याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ फीफा इज यूजिंग साउथ या SAOT फॉर ऑफ साइड डिसीजन। अब फीफा ने इस बार साउथ सिस्टम का यूज़ किया है फॉर ऑफ साइड डिसीजन। ऑफ साइड डिसीजन क्या होते हैं? ऑफ साइड आपको पता है एक नियम होता है, देखो फीफा में मैं आपको बताता हूँ, जैसे फीफा में ये ऐसे एक टीम है, सपोज करो ये एक टीम है जो ये और ये, मान लो ऐसे है, ये गोलकीपर कहलाता है, ये गोलकीपर है, ये आपका डिफेंस लाइन है, ये मिडफील्ड है, ये फॉरवर्ड लाइन है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बार दूसरी टीम यहाँ से आ रही है, अप्रोच कर रही है, अगर ये जो डिफेंस लाइन है इसके एक कदम बाहर भी आपकी जो प्रेसिंग फॉरवर्ड लाइन है, मतलब दूसरे टीम की जो फॉरवर्ड लाइन है, अगर वो पास करने के दौरान इस डिफेंस लाइन के पीछे रही होगी तो ऑफसाइड का फाउल हो जाता है। सिंपल सा नियम है, ऑफसाइड का फाउल कहलाता है। मतलब जब आपके पास आया तो उस समय जो आपका फाइनल प्लेयर था, जो फॉरवर्ड लाइन में था, आपका कोई प्लेयर सामने वाली टीम के डिफेंस लाइन के आगे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड ऑफसाइड का रूल निकाला जाता है। अब इस साल फीफा ने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिसका नाम है साउथ, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, यूपीएससी पूछ सकता है कि साउथ न्यूज़ में था, क्या है ये टेक्नोलॉजी है फॉर द फीफा, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, दो पार्ट हैं इसके, एक तो सेंसर है जो कि बॉल के अंदर ही है, जो इसमें एडिडास की जो बॉल यूज़ हुई है अल रिहिला, उस बॉल के अंदर एक तो सेंसर डाल दिया गया है, दूसरा इसमें 12 हॉकाई कैमराज हैं 12, जिनके बेसिस पे ये निकाला जाता है, एग्जैक्ट पोजीशन निकाले। लेकिन फीफा ने कहा है कि ये जो साउथ है ये कन्फर्मेटरी टूल है, जो फाइनल डिसीजन है वो वहाँ के ऑफिशियल्स का ही है, रेफरीज का ही है। दिस इज साउथ इज ओनली अ कन्फर्मेटरी टूल फॉर दैट, ठीक है ना। तो साउथ, आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, साउथ के बारे में याद रखिएगा एंड ये क्वेश्चन आ सकता है। गूगल को स्यू किया गया है फॉर लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिसेस। तो एक्चुअली हुआ क्या था, यूएस में गूगल को स्यू किया गया है क्योंकि लोगों ने जब लोकेशन बंद की तो उनको लग रहा था कि लोकेशन अब बंद हो गई है, लोकेशन ट्रैकिंग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। गूगल फिर भी उनको ट्रैक कर रहा था और एडवर्टाइजमेंट उनके अकॉर्डिंग दिखा रहा था। इन इंडिया कॉल्स फॉर लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में अभी दोबारा से मैरिज फॉर द सेम सेक्स मैरिज का दोबारा से प्रपोजल जो है उस चला गया है और उसके ऊपर अब फिर से गवर्नमेंट विचार कर रही है एंड सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। ऑलरेडी आपको पता है नरतेज जौहर का केस है जिसमें कि डीक्रिमिनलाइज किया गया था सेम सेक्स को एंड ये चीज़ ऑलरेडी की जा चुकी है ना। एंड इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि 29 ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज अलाउ की है। अमेरिका उनमें से एक है, 2015 में उसने अलाउ किया था। नीदरलैंड मैंने आपको बताया था पहले कि दैट वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि अलाउ किया था। इसके अलावा बहुत ऑस्ट्रेलिया है जिसने अलाउ किया हुआ है। अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज़ हैं।
तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, दैट विच हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब इंडिया में अभी भी कोई ऐसा प्रॉपर लॉ नहीं है। इंडिया का जो मैरिज एक्ट है वो क्लियरली ऐसा नहीं बोलता है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। हालांकि अब इस पर जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है कि जब आपने डिक्रिमिनलाइज कर ही दिया है तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने में कोई इशू नहीं है, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स, आप इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है। आगे आप मूव कर सकते हैं मेरे साथ। श्रीहरिकोटा गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड। अग्निकुल जो कि एक चेन्नई हेडक्वार्टर्ड स्पेस टेक्निकल स्टार्टअप है, याद रखिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है अग्निकुल, उसने इस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला लॉन्च पैड फॉर प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स एट श्रीहरिकोटा। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया है क्या, इंडिया का पहला प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड आपका प्राइवेटली इस्टेब्लिश्ड योर लॉन्च पैड। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा है कहाँ पर लोकेटेड? इट्स आइलैंड इन आंध्र प्रदेश, जहाँ पर इसको इनाग्रेट किया गया है। और चेयरमैन ऑफ इसरो जो है एस सोमनाथ जी, उन्होंने इसको इनाग्रेट किया। एंड दिस इज़ द एक्सक्लूसिव लॉन्च पैड फॉर अ प्राइवेट लॉन्च व्हीकल। जो प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है उनके लिए रहेगा ये, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल, आप इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी पेज में फेवरेबल नॉर्म्स हेल्प्स पर डिजिटल लेंडिंग। अभी डिजिटल लेंडिंग थोड़ा बढ़ी है, तो एक्चुअली एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फिनटेक लेंडर्स के, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लेंडर्स हैं उनका एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, फेस जिसको बोलते हैं, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फेस क्या है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉर फिनटेक लेंडर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लेंडर्स, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है कि आरबीआई ने जो डिजिटल लेंडिंग के गाइडलाइंस बनाए हैं उन कारणों से काफ़ी ज़्यादा जो क्लियर रूल्स आए हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अब फाइनेंशियल टेक की जो लेंडिंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।